विद्यार्थियों, हम दबाव समूहों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज के इस वीडियो में उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम दबाव समूहों के वर्गीकरण और उसकी कार्यप्रणाली के तरीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। दबाव समूहों का वर्गीकरण किसी एक नहीं वरन अनेक आधारों पर किया जाता है। इसी कारण इनका वर्गीकरण एक कठिन कार्य हो गया है। सामान्य रूप से यह वर्गीकरण समूहों के लक्ष्य, उनके संगठन की प्रकृति, उनके अस्तित्व की अवधि और कार्यक्षेत्र आदि के आधार पर किया जाता है। लक्ष्यों की दृष्टि से दबाव समूह स्वार्थी और लोकार्थी इन दो श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। श्रमिक संघ, व्यापारी संघ आदि वर्ग विशेष के हितों की साधना करते हैं, अतः उन्हें स्वार्थी समूह कहा जाता है। दूसरी ओर गौ सेवा संघ, भारत सेवक समाज या नारी कल्याण संघ लोकार्थी समूह कहे जाते हैं। संगठन की दृष्टि से समूहों के दो भेद बताए जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक समूह वे होते हैं जिनके संगठन का कोई विधान या निश्चित कार्यप्रणाली होती है। विधान और निश्चित कार्यप्रणाली से रहित समूह अनौपचारिक समूह कहे जाते हैं। अस्तित्व की अवधि की दृष्टि से अल्पकालिक समूह और दीर्घकालिक समूह होते हैं। इसी प्रकार कार्यक्षेत्र के आधार पर जो समूह अत्यंत सीमित क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें स्थानीय तथा जिनका क्षेत्र अखिल देशीय होता है उन्हें देशव्यापी समूह कहते हैं। वर्तमान में राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों के द्वारा भी दबाव समूहों के वर्गीकरण का प्रयत्न किया गया है। इनमें मुख्यतः दो वर्गीकरण सामने आते हैं। पहला है ब्लोंडेन का वर्गीकरण और दूसरा आमंड का वर्गीकरण। ब्लोंडेन ने दबाव समूहों का वर्गीकरण उनके निर्माण के प्रेरक तत्वों के आधार पर किया है। उनके अनुसार प्रमुख रूप से दो प्रकार के दबाव समूह होते हैं। प्रथम सामुदायिक दबाव समूह और द्वितीय संघात्मक दबाव समूह। वे समूह जिनकी स्थापना के मूल में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध होते हैं सामुदायिक दबाव समूह कहे जाते हैं, तथा वे समूह जिनकी स्थापना के पीछे किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति प्रेरक तत्व होता है उसे संघात्मक समूह कहते हैं। ब्लोंडेन ने इनमें से प्रत्येक को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया है। सामुदायिक समूह के दो रूप हैं, प्रथम रूढ़िगत और द्वितीय संस्थात्मक यानी इंस्टीट्यूशनल। इसी प्रकार संघात्मक समूह के दो रूप हैं, संरक्षणात्मक और दूसरा उत्थानात्मक। आमंड ने इन समूहों को हित समूहों का नाम देते हुए इनकी चारित्रिक विशेषताओं को उनके वर्गीकरण का आधार बनाया है। उसके अनुसार समूहों के चार प्रकार होते हैं। पहला संस्थात्मक, दूसरा असंघात्मक, तीसरा प्रदर्शनात्मक या अनियमित और चौथा संघात्मक। ब्लोंडेन तथा आमंड के वर्गीकरण तथा अन्य बातों के आधार पर दबाव समूहों को मुख्यतः चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें पहला है संस्थानात्मक दबाव समूह।
इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स। संस्थात्मक दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना, नौकरशाही इत्यादि में सक्रिय रहते हैं। इनके औपचारिक संगठन होते हैं। ये स्वायत्त रूप से क्रियाशील रहते हैं अथवा विभिन्न संस्थाओं की छत्र छाया में पोषित होते हैं। ये समूह अपने हितों की अभिव्यक्ति के साथ साथ अन्य सामाजिक समुदायों के हितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है समुदायात्मक दबाव समूह, एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स। समुदायात्मक दबाव समूह हितों के अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। इनमें प्रमुख है व्यावसायिक संगठन, कृषक संगठन, श्रमिक संगठन और सरकारी कर्मचारियों के संगठन आदि। तीसरा है असमुदायात्मक दबाव समूह, नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स। ये दबाव समूह वे हैं जो धर्म, जाति, रक्त संबंध अथवा अन्य किसी परंपरागत लक्षण पर आधारित होते हैं और ये अनौपचारिक तथा सामान्यतः असंगठित होते हैं, यानी अनौपचारिक और असंगठित होते हैं, जो धर्म, जाति और रक्त संबंध पर आधारित होते हैं। सामान्य बोलचाल में असमुदायात्मक समूहों को परंपरागत और समुदायात्मक समूहों को आधुनिक दबाव समूह कहा जाता है। चौथा है प्रदर्शनकारी या अनियमित दबाव समूह, एनोमिक प्रेशर ग्रुप्स। प्रदर्शनकारी समूह वे हैं जो अपनी मांग को लेकर गैर संवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारी विरोध और प्रत्यक्ष कार्यवाही का मार्ग अपनाते हैं। इस प्रकार की कार्यवाही के कई रूप हैं, जैसे जनसभाएं, गली कूचा, बैठक, रैली, विरोध दिवस मनाना, हड़ताल, धरना, सत्याग्रह, अनशन, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना, अग्निदाह, आवागमन रद्द करना और घेराव आदि। कभी कभी इनके द्वारा बड़े पैमाने पर हिंसा, राजनीतिक हत्या, दंगे और अन्य रूपों में आक्रामक रवैया अपना लिया जाता है। इन तरीकों को अपनाकर ये संगठित गुट केवल अपना असंतोष व्यक्त करते हैं, वरन शासन के ढांचे, नीति और कार्य संचालन को भी प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमने दबाव समूह के जो वर्गीकरण है उसके बारे में देखा कि किस तरह से ये संस्थात्मक, समुदायात्मक, असमुदायात्मक और अनियमित यानी एनोमिक आधार पर विभाजित होते हैं। दबाव समूहों के द्वारा को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई प्रकार की कार्यप्रणाली या तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है लॉबिंग, है ना। लॉबिंग का सामान्य अर्थ है विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर उनसे अपने हित में कानूनों का निर्माण करवाना। लॉबिंग में व्यवस्थापिका के अधिवेशन के समय किसी विशेष विधेयक को विधि में परिणत करवाने या न करवाने में रुचि ली जाती है। इस उद्देश्य से विधायकों से
व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि मंडल, शिष्टमंडल, पत्र, तार, टेलीफोन और प्रदर्शन आदि साधनों को भी अपनाया जाता है। दबाव समूह विशेष रूप से पश्चिमी देशों में इस साधन का उपयोग करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका महत्व इतना बढ़ गया है कि लॉबी यानी गोष्ठी कक्ष को कभी कभी विधानमंडल का तीसरा सदन कहते हैं। ये लॉबिस्ट 3 प्रकार के कार्य करते हैं। पहला, सूचनाएं प्रसारित करना। दूसरा, अपने नियोजनकर्ता के हितों की रक्षा करना। और तीसरा, विधियों के राजनीतिक प्रभावों को स्पष्ट करना। दूसरा जो इनकी टेक्निक है वो है प्रचार व प्रसार के साधन। अपने उद्देश्य की प्राप्ति, जनता में अपने पक्ष में सद्भावना का निर्माण करने के उद्देश्य में से और अपने लोगों को अपने दृष्टिकोण से परिचित कराने के लिए विभिन्न दबाव समूह अथवा वर्गीय या आर्थिक हितों के प्रभावशाली संगठन, प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न और सार्वजनिक संबंधों के विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग लेते हैं। यानी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी इनको साधन मिलते हैं उन सभी का प्रयोग करते हैं, है ना, जिससे कि जनता को अपने हितों के बारे, अपने दृष्टिकोण के बारे में परिचित करा सके और अपना जो है उद्देश्य की सिद्धि हो सके। इसी तरह आंकड़े प्रकाशित करना, नीति निर्माताओं के समक्ष अपने पक्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए दबाव समूह आंकड़े प्रकाशित करते हैं ताकि अपनी बात को पूरा करवा सकें। गोष्ठियाँ आयोजित करना, आजकल दबाव समूह विचार विमर्श तथा वाद विवाद के लिए गोष्ठियाँ, सेमिनार तथा भाषण मालाएं एवं वार्ताएं आयोजित करते हैं। गोष्ठियों में विधायिका तथा प्रशासिका के प्रमुख अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपने मत से परिचित कराते हैं। इसी तरह जो रिश्वत, बेईमानी या अन्य उपायों भी अपने ध्येयों की रक्षा के लिए दबाव समूह देने से नहीं कतराते हैं। बेईमानी के तरीकों का भी यथासंभव प्रयोग करते हैं तथा विरुद्ध हितों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बदनाम भी करवा देते हैं। कहीं कहीं पर तो आवश्यकता के अनुसार सुरा और सुंदरी का भी प्रयोग करते हैं। प्रत्येक देश की राजधानी में दबाव समूहों के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से क्रियाशील रहते हैं। इन उपायों के प्रयोग में व्यावसायिक दबाव समूह अन्य दबाव समूहों से सदैव आगे रहते हैं। न्यायालय की शरण, जब दबाव समूह अपने समस्त प्रयत्नों के बावजूद उनके हितों को आघात पहुंचाने वाला कानून पारित हो जाता है, तब दबाव समूह न्यायालयों में याचिका प्रस्तुत कर अपने पक्ष में निर्णय करवाने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत में 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब बैंकों के संचालकों ने अपने हितों की रक्षा हेतु मौलिक अधिकारों का आश्रय लेकर न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय ले लिया था।
इसी तरह अगली जो टेक्निक है, इनकी तकनीक है या कार्यप्रणाली है, वह है संसद के सदस्यों के मनोनयन में रुचि। दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में दलीय प्रत्याशी मनोनीत करवाने में मदद देते हैं जो आगे चलकर संसद में उन्हीं के हितों में अभिवृद्धि करने में सहायक हों। ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में संसद सदस्य दबाव समूहों की जेब में होते हैं। चुनावों में संसद सदस्यों को पैसा चाहिए और अनेक बार यह पैसा दबाव समूह उपलब्ध करवाते हैं। दबाव समूह की कार्यप्रणाली के इन विभिन्न जो तरीकों को हमने अध्ययन किया, पर यह प्रश्न होता है कि दबाव समूह सर्वव्यापी हैं, लेकिन विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में इनकी भूमिका में भी अंतर होता है। दबाव समूह की भूमिका मुख्यतः 4 तत्वों पर निर्भर करती है। पहली है शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जहां व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, दबाव समूह खुले रूप में और अधिक सक्रिय से कार्य करते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में न केवल दबाव समूहों के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की जाती है, वरन उन्हें कार्य करने की अधिक स्वतंत्रता और सुविधा भी प्रदान की जाती है और शासन तथा दबाव समूहों के बीच निरंतर संपर्क की स्थिति रहती है। इसके विपरीत सर्वसत्तावादी और सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं में दबाव समूह गुप्त रूप में ही कार्य करते हैं। उनकी भूमिका अत्यंत सीमित होती है, सामान्यतः शासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों तक। दबाव समूहों की भूमिका इस बात पर भी निर्भर करती है कि शासन का स्वरूप अध्यक्षात्मक है अथवा संस्थात्मक। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्यों पर कठोर दलीय अनुशासन नहीं होता और कानून निर्माण के क्षेत्र में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का नेतृत्व नहीं करती। अतः कानून निर्माण में विशेष हितों अर्थात दबाव समूहों का बहुत अधिक प्रभाव देखा जाता है। लेकिन संस्थात्मक व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्यों पर कठोर दलीय अनुशासन और कानून निर्माण कार्य में कार्यपालिका के नेतृत्व के कारण व्यवस्थापिका के स्तर पर दबाव समूह की सक्रियता कम हो जाती है। संसदीय व्यवस्था में दबाव समूह कार्यपालिका और दलीय स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक व व्यवस्थापिका के स्तर पर अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहते हैं। दूसरी है राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक स्थिति। राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक स्थिति दबाव समूह के क्रियाकलाप के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। यदि कोई समाज राज संस्कृति की दृष्टि से विकसित, आधुनिकीकृत तथा खुला सभ्य और औद्योगिक समाज है, तो वहाँ दबाव समूह की विशेष सक्रियता और राज व्यवस्था तथा दबाव समूह में निरंतर संपर्क की स्थिति नितांत स्वाभाविक है। लेकिन बंद आधुनिकीकरण से दूर अर्ध सभ्य और कृषक समाज में दबाव समूह अपेक्षाकृत कम सक्रिय होते हैं। अगली है राजनीतिक दलों की स्थिति। दबाव समूहों का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था विद्यमान है।
द्विदलीय व्यवस्था वाले राज्यों में दबाव समूहों का प्रभाव अधिक और बहुदलीय व्यवस्था वाले राज्यों में यह प्रभाव अपेक्षाकृत कम देखा जाता है। बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत अनेक बार कुछ दलों का आधार इतना सीमित और संकुचित होता है कि वे स्वयं दबाव समूहों के रूप में ही कार्य करते हैं। इसी प्रकार उनकी भूमिका का निर्धारण दबाव समूहों का काल, स्वरूप और कार्य संचालन के द्वारा भी होता है। राज्य व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका पर्याप्त सीमा तक स्वयं दबाव समूहों के काल, स्वरूप और कार्य संचालन पर निर्भर करती है। यदि दबाव समूह लंबे समय से चले आ रहे हैं तो उनके पास वित्तीय साधन, क्षमता, संगठन और सुयोग्य नेतृत्व है तो उनका अधिक प्रभावी होना तथा विपरीत परिस्थितियों में उनका कम प्रभावी होना नितांत स्वाभाविक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार किस शासन प्रणाली में जो है दबाव समूह की भूमिका किस प्रकार की है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये अधिक सक्रिय रूप में कार्य करते हैं, अधिनायक व्यवस्था में इनके द्वारा जो है इनकी भूमिका सीमित हो जाती है। इसी तरह विभिन्न जो है राजनीतिक दलों दबाव समूह का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर है कि दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। द्विदलीय वाले राज्यों में दबाव समूह का प्रभाव अधिक और बहुदलीय वाले राज्यों में यह प्रभाव कम हो जाता है। तो विभिन्न तत्व जो है वो मिले जुले रूप में इनकी भूमिका को निर्धारित करते हैं। धन्यवाद।